चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करते हैं। द वर्किंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इन फ्री मार्केट इकोनॉमी रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो जी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, व्हेनेवर यू सी अ कीवर्ड इन एन एग्जाम यू नीड टू पॉज एंड रिकॉल कि आप इन कीवर्ड से क्या समझते हो, उसके बाद ऑप्शंस पढ़ना। विदाउट रिकॉलिंग द मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स इफ यू रीड द ऑप्शंस देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो हमेशा ही कीवर्ड को पॉज करना, सोचना क्या है इसका मतलब, एक वर्ड दो वर्ड। जैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी से मैं समझता हूँ कैपिटलिज्म। अब देखते हैं इससे क्या कहानी है। कैपिटलिज्म में होता क्या है, अब ये पूछ रहा है। द इंटरप्ले ऑफ फोर्सेज और डिमांड, हाँ डिमांड एंड सप्लाई पे कैपिटलिज्म काम करता है, सही बात है। डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट, नहीं जी। डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोपेंसिटी टू प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इंक्लिनेशन, तो कितना कंजम्पशन कैपेसिटी है इकोनॉमी की, उसकी बात कर रहा है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमीज फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, नहीं जी ऐसा भी नहीं, ये तो पीपीएफ है। आई थिंक कल वाले में बताया था, नहीं बताया था, आगे आएगा। इसका मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है, पीपीएफ आएगा, अभी काफ़ी क्वेश्चन आए उससे, तो इसका तो ए है। ठीक है, नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द इकोनॉमिक मॉडल इज नॉट करेक्ट, जब भी आए यू हैव टू फाइंड आउट करेक्ट। तो बस करेक्ट ढूंढने की कोशिश करना, नॉट करेक्ट ढूंढने की कोशिश मत करना। इकोनॉमिक मॉडल, दे इन्वॉल्व सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, हाँ जी ऐसा होता है। दे रिप्रेजेंट द होल और अ पार्ट ऑफ अ थ्योरी, सही बात है। दे कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली थ्रू क्वेश्चन, नहीं जी अभी हमने देखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन थ्योरी एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इक्वेशन एज वेल। 700 में से 400 घटाया था, कुछ ऐसा हुआ था, तो ये नहीं है। दे हेल्प इन गेनिंग एन इंसाइट इनटू कॉज एंड इफेक्ट, हाँ जी ऐसा होता है। सो आंसर इसका सी होना चाहिए। whenever you see not correct, go and find out correct and it will be easier for you to solve those questions. Now which one of the following canons of taxation was not advocated? देखो जी, exact canons of taxation NCERT में दिया हुआ है। आप में से जिन लोगों ने भी, कहाँ गया, यहाँ here canons of taxation, आप में से जिन लोगों ने भी थीम्स एनसीईआरटी पढ़ी होगी हिस्ट्री की, उसमें आपको याद होगा कि बॉक्सेस दिए हुए हैं, बॉक्सेस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो अब ये बॉक्सेस से ही क्वेश्चन आए हैं, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। अभी सिर्फ इतना पूछा है, अब यूपीएससी इसके अंदर पूछेगा, तो मेक श्योर आप ये वाली रीडिंग कर लेना, इसके अंदर क्या है। यही ऐसे ही होता है, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चन बहुत ही कम बार ही रिपीट होते हैं। तो दिस टॉपिक विल गेट रिपीटेड, पर इसके अंदर आएंगी बातें। 3 आपके इकोनॉमिस्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक है एडम स्मिथ, एक है कीन्स और एक है मार्शल। जब whenever you see these 3 people in reading of NCERT तमिलनाडु, आप ध्यान देना कि वो क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि इन तीनों के नाम काफ़ी प्रोमिनेंटली आए हैं ऑप्शंस में। ठीक है, चलिए 18th। अ मार्केट सिचुएशन when many firms sell similar but not identical product is termed as सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, मतलब डिसिमिलर टाइप के प्रोडक्ट हैं। मैंने एक बताया था एग्जांपल iOS एंड एंड्रॉयड का। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में हेट्रोजीनियस ही होता है अक्सर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यही होता है आपका क्या बोलते हैं, सिमिलर क्या फॉर्म से, सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओलिगार्की में एग्जाम्पल अगर ओलिगार्की का दे दूँ तो एयरलाइन सेक्टर, 4 ही 5 प्लेयर होंगे, सेम प्रोडक्ट बेचेंगे, सेम प्रोडक्ट। ओलिगार्की में डिसिमिलर प्रोडक्ट भी बेचा जा सकता है ना, यूजुअली सेम प्रोडक्ट पे ही हम उसको देखते हैं। तो आपको अगर याद होगा लेक्चर में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, होमोजीनियस, इसमें होमोजीनियस भी होता है, हेट्रोजीनियस भी होता है। इसमें मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होता है, ओलिगार्की होता है, ओलिगार्की से निकलता है ड्यूपोली, याद होगा। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में जो है मोनोपोली होती है एक ही बंदे की, मैनी फर्म्स नहीं होते हैं, सिंगल फर्म होता है और वही प्रोडक्ट सेल करता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिसिमिलर प्रोडक्ट होता है। ओलिगार्की में डिसिमिलर भी हो सकता है एंड सिमिलर भी हो सकता है। ड्यूपोली में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, एयरटेल एंड आपका जियो, इस तरीके के प्रोडक्ट। आई थिंक लास्ट वाले लेक्चर्स में ये अच्छे समझाया है, कुछ नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन वो टाइप कर देना कमेंट।
इसके नोट्स भी डाल दिए मैंने, तो देख लेना, आ जाओ। अगेन ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी से बाहर रेयरली कुछ आ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग hypothesis postulates that individuals' consumption in any time period depends upon resources available to the individual, rate of return on his capital and age। तो ये 3 चीज़ें क्या हैं, ठीक है। अब ये वाला हाइपोथेसिस ना कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं है, कॉमन सेंस से अगर हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, ये तो सीधा इनकम से रिलेटेड होगा। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, वो कौन से एरिया में रह रहा है इससे रिलेटेड है, कितना इनकम है और कौन से सर्कमस्टांसेस में रह रहा है, यूजुअली एरिया। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस होता है जिसमें हम रिसोर्सेज को भी देखते हैं, रेट ऑफ रिटर्न भी देखते हैं, एज भी देखते हैं, लाइफ। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, ये कुछ खास है नहीं, सी है। अब इसको बस यहीं से याद कर लेना, इसके पीछे मत भागना, ये दोबारा से रिपीट नहीं होगा। फ्रैंको भाई का नाम देख लेना कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस दी है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में रिसोर्सेज होते हैं, रिटर्न्स होते हैं एंड एज होता है, बस इतना देख लेना। अब आ जाओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनडिफरेंस कर्व लो। अब क्लास की वाट लग गई है क्योंकि इनडिफरेंस कर्व पूरा समझाना पड़ेगा अभी। चलो ठीक है, इनडिफरेंस कर्व देखते हैं पहले। इनडिफरेंस कर्व समझते हैं। देखो जी, कोई भी 2 कमोडिटी है, लेट जैसे एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। आप इन दोनों को, लेट जस्ट सपोज एप्पल को आप क्वांटिटी, एप्पल को आप 5 एप्पल खाते हो और ऑरेंजेस 3 खाते हो, इसके कॉम्बिनेशन से आपको सेटिस्फैक्शन आता है 100, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं, लेट जस्ट सपोज Q1 Q2 4 and 4 सेटिस्फैक्शन अगेन 100, देन अगेन एक और कॉम्बिनेशन कर देते हैं 6 3 सेटिस्फैक्शन अगेन 100। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन में 2 कॉमोडिटी को कंज्यूम करोगे तो उससे सेटिस्फैक्शन 100 आएगा। तो यही इनडिफरेंस कर्व बताता है कि कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन में खा लो, सेटिस्फैक्शन हमेशा ही 100 आएगा। तो ये इनडिफरेंस कर्व है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉमोडिटीज़, 2 डिफरेंट कॉमोडिटीज़ गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो 2 कॉमोडिटीज़ एनी कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ऐसे बनता है कर्व। यहाँ एप्पल्स लिख दिया, यहाँ ऑरेंजेस लिख दिया, ये है इंडिफरेंस कर्व। तो इस पूरे कर्व पे हर पॉइंट पे ना 100 का सेटिस्फैक्शन होगा। अगर कर्व ऊपर बन गया तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन अलग है, यहाँ सेटिस्फैक्शन भी अलग है। लेट जस्ट सपोज अगर इसको 100 माना है सेटिस्फैक्शन लेवल पे, तो ये 120 होगा सेटिस्फैक्शन। मैं क्योंकि 120 हम नहीं मानते, तो अगर 3-4 ऐसे कर्व बन गए तो जो सबसे ऊपर वाला कर्व होगा उसको हम 100 मान लेंगे, नीचे वाले को 90, इसको 80, और इस पूरे कर्व पे हर एक पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन सेम होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसे ध्यान रखना इन चीज़ों का। इनडिफरेंस कर्व से क्वेश्चन आया है। खैर एक पेज में ही सब कुछ है इनडिफरेंस कर्व का, एक ही पेज बहुत है, मैं काफ़ी सारा इसमें लिखा हुआ है मैंने, कॉन्सेप्चुअल है ना सब कुछ। तो देखो डेफिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कम्युनिटीज गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अब फीचर क्या है इनडिफरेंस कर्व का? देखो इनडिफरेंस कर्व ऑलवेज नेगेटिव होता है, हर समय ऐसे चलता है इनडिफरेंस कर्व नीचे की तरफ, ठीक है। अब नीचे की तरफ क्यों चलता है ये जानना पड़ेगा। तो देखो जी, जैसे हमने बोला, इसको हटा दो, इस यहाँ पे आ जाओ, ये इसको यहाँ पे लो, ये ऐसे एक लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है, ठीक है। ये है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड लेट्स जस्ट 4 4 3 2 4 3 2 1 0। एक एप्पल और एक ऑरेंज हमने खाया, एक एप्पल और लेट्स जस्ट सपोज 4 ऑरेंज, एक एप्पल, ये ऑरेंज, ये एप्पल, एक एप्पल 4 ऑरेंज खाया, तो ये है हमारा 100 का सेटिस्फैक्शन। इस पूरे कर्व पे 100 का सेटिस्फैक्शन बनेगा। अब हमने 2 एप्पल खा लिए, तो हमें सेम 100 के सेटिस्फैक्शन के लिए इसको थोड़ा कम खाना पड़ेगा ऑरेंजेस को, तभी जाके वो सेम होगा। नहीं तो अगर हम एप्पल भी 2 खाएंगे, ऑरेंजेस भी 4 खाएंगे, तो सेटिस्फैक्शन ऊपर चल जाएगा। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लाना है, तो 2 एप्पल 3 ऑरेंज, यहाँ ऐसे 3 2, तो धीरे धीरे आप देखोगे तो कर्व ऐसे जाएगा। तो एक क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तभी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा। इस वजह से इनडिफरेंस कर्व जो है नेगेटिव स्लोप है।
ये समझ अगर पाए हो तो ठीक है, नहीं समझो कमेंट करना, नहीं तो इसको याद कर लेना, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन ही यहीं से है इंडिफरेंस कर्व के। अगर दिखाऊँ मैं आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। इंडिफरेंस कर्व आ जा। हाँ जी, तो अगर आप देखोगे इंडिफरेंस कर्व तो सीधा सीधा इसके प्रॉपर्टीज आए। इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी नेगेटिव स्लोप, ऑप्शन अगर याद होगा, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स, इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रहेंगे तो खेल करता हूँ, मगर मैं कुछ समझाने की कोशिश अवश्य करूँगा, नहीं समझ में आएगा तो बताना। तो ऑलवेज नेगेटिव होगा क्योंकि एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर दूसरे को इंक्रीज करना है। अब सेकेंड पॉइंट है हायर आईसीज हायर साइड, हाँ ऊपर ऊपर होगा जैसे बताया तो उसका हायर सैटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। बट ऑन वन आईसी लेवल्स बट ऑन वन आईसी लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन इज ऑलवेज सेम, हर समय सेम रहेगा, ठीक है। नाउ एक और, कॉन्वेक्स फ्रॉम द ओरिजिन, हमेशा आईसी कॉन्वेक्स फ्रॉम द ओरिजिन रहती है, क्यों? सेम वही बात है, नेगेटिव क्यों होती है उसी तरीके से बात है। फिर से आ जाओ उसी वाले कर्व पे, 0 1 2 3 4, 0 0 नीचे 1 2 3 एंड 4। तो अगर इसका एक इंक्रीज करते हैं हम और इसका एक डिक्रीज होता तो बिल्कुल स्लोप ऐसे बनता, ठीक बात है। मतलब क्या होता है, इसका एक इंक्रीज करने से इसका एक डिक्रीज नहीं होता, कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरह की ये कॉमोडिटी है। क्योंकि अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझना होगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपको याद होगा, पहले मार्जिनल यूटिलिटी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आप समझ जाओगे कि क्यों होता है, क्यों लीनियर नहीं चलता है ये सब। देखो जी, अगर लेट्स सपोज आपकी, हाँ आपने 1 लैम्बोर्गिनी खरीदी, इससे आपका सेटिस्फैक्शन हुआ 100 का। जब आप सेकंड लैम्बोर्गिनी खरीदोगे तो सेटिस्फैक्शन 100 नहीं होगा, 90 होगा, थोड़ा सा कम होगा क्योंकि ऑलरेडी आपके पास है। तो ये हुई आपकी मार्जिन इंक्रीज, ये मार्जिन इंक्रीज हुआ और ये हुआ आपका सेटिस्फैक्शन, दैट इज जो भी प्रॉफिट है वो है यूटिलिटी। तो जैसे जैसे आप मार्जिन बढ़ाते जाओगे यूटिलिटी आपकी घटती जाएगी उस चीज़ की, तो इसको होते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये डिमिनिश हो रहा है, इसके ऊपर जाने से ये नीचे आ रहा है, तो इससे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक बात है। जैसे जैसे कॉमोडिटी आप कंज्यूम करना इंक्रीज करोगे, कॉमोडिटी 1 से 2 जाओगे, जो पहली बार जब खाया होगा ना या कंज्यूम किया होगा, जैसे यहाँ आपको एग्जाम्पल याद होगा, जो पहली चाय होती है ना उसका सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा होता है, मगर सेकंड चाय ना सेम ही बनी होगी, उस तरीके का मज़ा नहीं आता जो पहली चाय का होता है। तो यही है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इससे हम ये समझते हैं कि जैसे जैसे इसको 1 बढ़ाएंगे ना, एप्पल्स ऑरेंजेस, लेट जस्ट सपोज हमें 0 एप्पल से 1 एप्पल पे हम पहुंच गए, 1 एप्पल और ये 4 एप्पल, यहाँ पे 100% सेटिस्फैक्शन। मगर अगर एक यूनिट ऑफ एप्पल बचा है, सेकेंड एप्पल 1 एंड आपका ऑरेंज 4, सेटिस्फैक्शन 100, ऐसे लिखता हूँ, एप्पल 1 ऑरेंज 4 सेटिस्फैक्शन 100। मगर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, एप्पल 2 एंड ऑरेंज 3.5, इसमें ही सेटिस्फैक्शन 100 हो जाएगा। एप्पल एक और बढ़ा दिया, एप्पल 3 और ऑरेंज 3, इसी में 100% सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। या फिर एप्पल 4 और ऑरेंज अभी भी 2.7, इसमें भी सेटिस्फैक्शन 100 हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो नीचे गिरने लगता है सेटिस्फैक्शन। इस वजह से कर्व जो है वो बिल्कुल ऐसे नहीं होता, कर्व कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। इसका एग्जाम में ऐसी लाइन आएगी, ऐसे तो अभी तक कॉन्वेक्स आ चुका है मगर थोड़ा आगे बढ़ेंगे वो कि क्यों होता है कॉन्वेक्स। तो सिंपल इसका आंसर है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये याद रखना। देखो कैसे, इसको मैंने 1 बढ़ाया तो ये लेट्स से सपोज इसको 1 घटाना पड़ गया, ठीक है। अब इसको मैंने 1 बढ़ाया तो इसको 1 नहीं घटाना पड़ गया, इसको मेरे को 0.5 घटाना पड़ गया, या फिर हाँ 0.5, 1 से कम होगा तभी डिमिनिशिंग, 0.5 घटाना पड़ गया। तो सब्स्टिट्यूट जो हम कर रहे हैं इसको, ऑरेंज को, ये हमें कम करना पड़ रहा है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि हम इसको इंक्रीज सेम लेवल से कर रहे हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो इसलिए वो डिमिनिशिंग मार्जिनल ऑफ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। इसको एक और बार अच्छे वाले कर्व में दिखा दोगे, कहाँ गया, देखो जी, बॉक्स बना के दिखा देता हूँ। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन,
इंडिफरेंस कर्व ऐसा है, ठीक है। पहली लाइन ये मान लो, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ऐसे कर लो, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, एंड ये ऐसे आ गया, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज ऑरेंज। अब देखो 0 1 2 3 4, अब देखो इसको 1 यूनिट बढ़ाया तो ये तो हमें यहाँ मिल गया स्टार्ट पॉइंट। नाउ अब इसको यहाँ, इसको बोलो, इसको 1 यूनिट बढ़ाया, एप्पल को 1 यूनिट बढ़ाया तो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लाने के लिए ऑरेंज को इतना घटाना पड़ेगा, ठीक है। लेट जस्ट सपोज ये 2 यूनिट घटा दिया, अब इसको अगेन 1 यूनिट बढ़ाया तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लाने के लिए ऑरेंज को हमें थोड़ा कम घटाना पड़ा, देख रहे हो, तभी सेम लेवल आ गया। फिर से इसको 1 यूनिट बढ़ाया हमने तो ऑरेंज को फिर से कहाँ गया, 3 यहाँ पे था, गड़बड़ तो नहीं कर दी, 2 यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको 1 यूनिट घटाया तो इसको और कम करना पड़ा, ये 3 आई थिंक, ये वाला 3 है। तो देखोगे आप कि एप्पल को 1 यूनिट हम अगर इंक्रीज़ करते हैं तो ऑरेंजेस को हमें सेम लेवल ऑफ यूनिट्स में डिक्रीज़ नहीं करना पड़ेगा टू अचीव 100% सेटिस्फैक्शन या सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हमें थोड़ा कम करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम कि कॉन्वेक्स क्यों है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूट ये हो रहा है, कभी एग्जाम में ये भी आ जाएगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर इस वाले कॉन्टेक्स्ट में आए तो ये दोनों एक ही जैसे हैं, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है पर ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब पूछा जा सकता है आपसे कि क्यों होता है। अब एक्सेप्शन क्या है कि कब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन नहीं होगा, जब परफेक्ट सब्सटीट्यूट होगा। देखो जी, अब हमने एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कंपेयर किया, परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है, मगर अगर हम पेप्सी एंड कोक सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक पेप्सी को अगर हमने बढ़ा दिया तो एक ही कोक को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा टू रीच 100% सेटिस्फैक्शन, तब ये स्ट्रेट लाइन आएगा। तो परफेक्ट सब्सटीट्यूशन के केस में स्ट्रेट लाइन आती है इंडिफरेंस कर्व में, ये बात भी ध्यान रखना। इस तरीके की चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब ये जो है आपका इंडिफरेंस कर्व, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। तो देखो कैसे, इसको पहले डिसप्रूव करना होता है, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता। देखो, एक मैंने इंडिफरेंस कर्व बना दिया ये, एंड दूसरा मैंने इंडिफरेंस कर्व बना दिया ये। लेट जस्ट सपोज इसको मान लिया मैंने पॉइंट सी, इसको मान लिया मैंने पॉइंट ए, इसको मान लिया मैंने पॉइंट बी, ठीक बात है। अब अगर ये वाला कर्व हम देखें, आई सी ये वाला और आई सी ये वाला, तो जो ए है, इसको भी कर देते हैं, जो ए है वो हायर आई सी है, तो इसका जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए बी से, सही बात है, हायर आई सी है। अब पॉइंट सी को देखो, पॉइंट सी दोनों तरफ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो पॉइंट सी है और ए पे ही है, पॉइंट सी ए पे ही है, तो हमें ये पता है कि इंडिफरेंस कर्व में हर पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन सेम होता है। तो ये अगर माने हम इस तरीके से, तो पॉइंट सी मतलब यूटिलिटी एट सी शुड बी इक्वल टू यूटिलिटी एट ए, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रहा है, सेम ही पॉइंट पे है। सिमिलरली यूटिलिटी ऑफ पॉइंट सी इज ऑल्सो इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ पॉइंट बी, सही बात है। तो इसका क्या मतलब, यूटिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ बी, मगर ऐसा हो रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसलिए डिसप्रूव हो गया, गलत है ये। तो इंडिफरेंस कर कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। खैर ये समझाने के लिए समझाया, इसको याद भी कर सकते हो, ये इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे इक्वेशन वाले, बट पॉइंट सी की वजह से अगर दोनों जगह लाई कर रहा है तो पॉइंट सी शुड बी इक्वल टू पॉइंट ए एंड पॉइंट सी शुड बी इक्वल टू पॉइंट बी, बट which implies that point A is equal to point B, but point A is greater than point B, ठीक है। So अब second last वाला property, indifference curve does not touch horizontal and vertical axis। तो ये पूरा indifference curve जो है हमेशा ही दो कॉमोडिटी को कंपेयर करेगा। अब ये टच अगर कर गया, लेट जस्ट सपोज यहाँ टच कर गया, तो ये तो जीरो हो गया। तो जो प्रेमिसेस है इंडिफरेंस कर्व का, कंपैरिजन ऑफ टू कॉमोडिटी, वो खराब हो गया ना, कि इसमें सब एक ही को हम 100% कंज्यूम कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ अगर टच करिए तो ये तो पूरा जीरो हो गया, सिर्फ हम इसी को मतलब कॉमोडिटी ए को ही सबसे ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम इसी को कर रहे हैं बस 10, और इसको जीरो, तो अगेन प्रेमिसेस ऑफ इंडिफरेंस कर्व खराब हो गया, तो इसलिए टच नहीं करेंगे। ये 5 आपके पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व के। पहली आपकी डेफिनेशन है इंडिफरेंस कर्व की,
देन आपके फीचर्स हैं, नेगेटिव स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व, इस तरीके से जाता है हमेशा ही, क्योंकि एक अगर रिप्लेस करोगे तो नीचे वाले को कम करना पड़ेगा, एक को इंक्रीज करोगे नीचे को कम। हायर इंडिफरेंस कर्व सेटिस्फैक्शन हायर होगा, ऊपर ऊपर जाएंगे सेटिस्फैक्शन ऊपर जाता रहेगा। देन कॉन्वेक्स होता है इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। ठीक बात है। इसको अगर 1 बढ़ाएंगे तो इसको पहली बार तो शायद 1 बढ़ाना पड़े, नेक्स्ट टाइम इसको 0.5 ही मतलब घटाना पड़े, नेक्स्ट टाइम इसको 0.5 ही घटाएंगे तभी भी काम हो जाएगा अपना। ठीक है। नेवर इंटरसेक्ट, सही बात है। पॉइंट सी एंड जो ये लिखा हुआ है, पॉइंट सी एंड पॉइंट ए इक्वल है, पॉइंट सी एंड पॉइंट बी भी इक्वल है, बट पॉइंट ए और बी इक्वल नहीं हो सकते और ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। ये एक पेज है इंडिफरेंस कर्व का, सारा कुछ इंडिफरेंस कर्व में इसमें खत्म हो गया है। ठीक है। नाउ अब देख लो इस क्वेश्चन को, इंडिफरेंस कर्व अ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। हाँ भाई, कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सही बात है। टू इंडिफरेंस कर्व कट टीचर, नहीं कट नहीं, utility of C is equal to utility of A, utility of C is equal to utility of B, which implies the utility of A is equal to utility, which is wrong, क्योंकि हायर लेवल पे था वो। ठीक है, समझ गए बात। तो इतना कुछ समझाना पड़ गया इस एक क्वेश्चन के लिए, पर ये क्वेश्चन अच्छा है। माइक्रो के काफ़ी क्वेश्चन CAPF और CDS में आते हैं और ये वन ऑफ द वेरी कोर टॉपिक्स है माइक्रो का, तो ये अवश्य आप देखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टू डिनोट अ टेक्निक फॉर अवॉइडिंग रिस्क बाय मेकिंग काउंटर एक्टिंग ट्रांजैक्शन। देखो आजकल स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, तो गोल्ड के प्राइसेस आजकल ऊपर है, जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा ना गोल्ड नीचे चल जाएगा, तो इसको बोलते हैं हेजिंग। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर स्टॉक्स खरीदे उन्होंने, क्या काफ़ी सारे इंटेलिजेंट लोग यही करते हैं, स्टॉक्स अगर 50,000 के खरीदे हैं, तो क्योंकि स्टॉक्स अगर ऊपर जाएगा तो हमें पता है कि गोल्ड, स्टॉक्स अगर नीचे जाएगा तो हमें पता है कि गोल्ड हमेशा ही ऊपर जाएगा, ऐसा ही होता ही है। तो इसको हेज करने के लिए, इसके डिसएडवांटेज, इसके नीचे जाने के डिसएडवांटेज को से बचने के लिए हम गोल्ड भी खरीद लेते हैं साथ ही साथ, लेट जस्ट सपोज 20,000 के, ताकि हमारी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। समझ, हमें इमरजेंसी में पैसा निकालना हो तो हम गोल्ड बेच के पैसा निकाल लेंगे। ठीक बात है। तो इसको बोलते हैं हेजिंग। इसी इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, अब डंपिंग क्या होता है, डिस्काउंटिंग एंड डिफ्लेटिंग। डंपिंग बता देता हूँ, लेट जस्ट सपोज, क्योंकि एंटी डंपिंग ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। लेट जस्ट सपोज चाइना है और चाइना स्टील बेच रहा है, चाइना स्टील, चाइना चाइनीज़ मेनलैंड में या अपनी कंट्री में स्टील बेच रहा है 100 रुपये का, और इंडिया में सेम स्टील वो बेच रहा है 90 रुपये का। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डंपिंग, कि आपने अपने मार्केट में जो भी कमोडिटी का प्राइस है वो आपने ज़्यादा रखा हुआ है रादर दैन इंपोर्टिंग मार्केट। तो अगर इंपोर्टिंग मार्केट में प्राइस सस्ता है लोकल मार्केट से, देन यू आर डंपिंग, ताकि कंपटीशन को आप ख़राब कर सको इंडिया के। इमेजिन करो ना, यहाँ लॉजिस्टिक्स भी लगेगा, चाइना को अपनी जगह बेचने में तो सामान सस्ता पड़ना चाहिए और कहीं और इंपोर्ट करेगा तो महंगा होना चाहिए। ये कायदे से तो 110 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, 100 से ज़्यादा होना चाहिए। मगर ऐसा अगर नहीं हो रहा है, 100 से कम है, तो इसका ये मतलब है कि आप डंप कर रहे हो। तो चाइना पे बहुत बारी आरोप लगाए जाते हैं, फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी है, WTO है, ये सब न्यूज़ में रहता है। तो ये बात समझना कि लोकल मार्केट से ज़्यादा सस्ता बेच रहा हो फॉरेन मार्केट में, तो इस वजह से उसको डंपिंग बोलते हैं। डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट दिया। डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, एप्पल्स 10 रुपये का बिका आज 2000 लेट जस्ट सपोज 22 में, सेम एप्पल 20 रुपये का बिक रहा है 2023 में, सेम एप्पल 2020 रुपये 30 रुपये का बिक रहा है 2024 में। इंक्रीज हो रहा है रेट, इन्फ्लेशन। अब इसको उल्टा कर दो, एप्पल 2020 में 30 का बिक रहा था, 2021 में 20 का बिक रहा है, एंड 2020 में 10 का बिक रहा है। तो ये इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन हो गया, डिक्रीज हो रहा है रेट ऑफ द कमोडिटी। ठीक बात है। चलिए जी, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल से नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन से शुरू करेंगे। बाय बाय।